तो बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे प्रश्न है मनु का न्याय और नीति पर विचार क्या था? देखिए ये फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जो कॉलेज में हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं मनु का न्याय और उनके नीति पर विचार क्या थे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट कहता है मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, नीति, बयान और न्याय के बारे में बात की। इसे मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें न्याय, राजदर्शन एवं नीति का विशेष उल्लेख मिलता है। अब हम आपको मनु के न्याय संबंधी विचार के बारे में बताते हैं। मनु ने मनुस्मृति में जो इनके द्वारा लिखा गया किताब था, उसमें न्याय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, विस्तार से इसमें न्याय के बारे में बताया है। मनु के अनुसार सामान्यतः दो प्रकार के विवाद होते हैं, हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद तथा धन संबंधी विवाद। मनु का मानना ऐसा था कि राजा को स्वयं विवादों का समाधान करना चाहिए। यदि वह स्वयं नहीं कर पा रहा है विवादों का समाधान, तो योग्य ब्राह्मण को नियुक्त कर देना चाहिए जो इस समस्या का समाधान निकाल पाए। राजा द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे तीन अन्य व्यक्तियों के साथ न्यायालय में न्याय करना चाहिए। मतलब ब्राह्मण के साथ भी अन्य ब्राह्मणों को जोड़ना चाहिए। मनु अपेक्षा करता है कि सभी विवादों का निर्णय पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए। यदि सत्य असत्य से पराजित होती है तो उसके सदस्य भी पाप से नष्ट हो जाते हैं। मनु की स्पष्ट मान्यता थी कि न्यायाधीश वेदों को जानकर ब्राह्मण व्यक्ति को ही होना चाहिए। शूद्रों को यह महत्वपूर्ण दायित्व नहीं देना चाहिए, मतलब छोटी जाति के लोगों को यह दायित्व नहीं देना चाहिए। न्यायाधीशों को शारीरिक भाषा, मुख्य संकेत तथा मनोविज्ञान समझने की क्षमता रखनी चाहिए, जहां वह निर्णय ले सके और उस स्थान पर जहां पे वो निर्णय लेने के लिए सभा बना रहे हो, उस स्थान को ही सभा के नाम से जाना जाता है। सभा के न्यायाधीश को सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। सत्यता की जांच करने के लिए लिखित युक्ति तथा साक्षी आदि का परीक्षण करना चाहिए ताकि सही तरीके से वो न्याय वहां पे कर सके। अगला स्लाइड हमारा कहता है मनु स्मृति में सदैव राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया गया है। न्याय ही दंड का आधार होता है। मनु का मानना था कि दंड के भय के कारण लोग स्थिर रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। मनु का मानना था कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह देश, काल, अपराध की गुणता आदि पर विचार करके ही अपराधियों को दंड देना चाहिए। मतलब कोई भी राजा हो तो बिना विचारे किसी को दंड नहीं देना चाहिए, सही से उसकी जांच कर लेनी चाहिए। मनु का मानना है कि राजा दंड के भय से ही शासन करता है। यदि राजा अपराधियों को दंड ना दे तो बलवान लोग दुर्बल को बहुत ही ज्यादा सताने लगेंगे। और मतलब यहाँ पे एक बताया गया है कि जैसे पकाना होता है मछलियों को लोहे की छड़ में छेद कर पकाया जाता है, वैसे ही जो शक्तिशाली लोग होंगे वो आम लोगों को परेशान करेंगे। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह राज्य में न्याय नियोजित दंड की व्यवस्था करे। राजा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुल, जाति, गुण और जनपद में सभी अपने धर्म से विचलित हो तो राजा उन्हें यथोचित दंड की व्यवस्था करता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो राज्य में, जाति में, धर्म में, योनि में, कि उसे सही दंड दिया जा सके। मनु ने दंड की महत्व बहुत अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता है कि दंड के अभाव में राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता है। मनु दंड को सामाजिक जीवन का आधार मानता है। अब हम बात कर लेते हैं कानून अथवा विधि संबंधी विचार के बारे में। तो मनु ने कानून निर्माण के लिए परिषद अथवा विधायिका का उल्लेख किया है। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका जैसी चीजें चलती आ रही है। तो मनु के उस समय के कानून उल्लेख में भी विधायिका का जिक्र किया गया था। परिषद के संदर्भ में उसका स्पष्ट मत है कि इसका निर्धारण बौद्धिक क्षमता से होने चाहिए, न कि संख्या के आधार। उसने स्पष्ट किया है कि इसके 10 सदस्यों में से 3 वेद के ज्ञाता, एक निर्वक्ता, एक भीमबासार और निषक्त और एक धर्म शास्त्र के कहने वाले और 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसाय के होने चाहिए। तब मिला के वो 10 लोगों को जोड़ के न्याय सभा का गठन करता। मनु यह भी स्पष्ट करता है कि यदि 10 व्यक्ति न मिले तो योग्य वेदों के जानकार 3 व्यक्ति ही काफी है जो अच्छे से वेदों की जानकारी रखते हैं।
वह दंड के महत्व को निम्न तर्कों के द्वारा सिद्ध करता है। दंड सभी मनुष्यों का रक्षक होता है, यही कारण है कि सभी उसका पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान होता है। तीसरा पॉइंट है, दंड की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा एवं देखभाल करता है। दंड ही है जो राज्य की संपत्ति की भी रक्षा करता है और वृद्धि भी करता है राज्य की संपत्ति की। अब हम इसके नीति के बारे में जान ले तो सबसे पहले तो मंडल सिद्धांत आता है। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। मंडल सिद्धांत से अभिप्राय है कि राजा का प्रभाव क्षेत्र, इसका केंद्र बिंदु विजुगिसु राजा, जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है, उसे ही हम विजयसु राजा के नाम से जानते हैं। तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों का एक मंडल संबंध होता है, जिसमें राजा के विभिन्न प्रकार के संबंध होने चाहिए, मतलब 12 राज्यों के साथ जोड़कर उनके साथ अपने रिलेशन बनाने चाहिए। ये मंडल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट से, जो है साठ गुण्य नीति। अब देखिए, विजगीसु को चाहिए कि वह शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिलकर साम दाम दंड और भेद आदि उपायों से पुरुषार्थ और नीति से उन सबको वश में करे, चाहे जैसे भी उस राजा को अपने कब्जे में करे। मनु के अनुसार राजा साम दाम दंड और भेद की नीति को एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राजाओं को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश होता है। तो इस संबंध में राजा के द्वारा संधि, विग्रह, पान, आसान, दैव भाव और संश्रय, इन 6 लक्षणों का प्रयोग करके ही 60 गुण नीति बनाई जाती है। देखिए, 60 गुण नीति के अंतर्गत सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो भी राजा होता है उसे अपने दूसरे राजाओं के साथ जमीनी सीमा को विस्तार करने के लिए उन पर आक्रमण करके भी उनको अपने बस में लाया जाए, या अपने दिमाग के तेजी से उनको अपने बस में किया जाए, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जो भी इसमें उपयोगी लगे, या फिर सभी के द्वारा भी अगर उसे अपने अंदर लाया जाता है तो लाना चाहिए। इसी को हम 60 गुण नीति कहते हैं। इसके इसमें सबसे अतिरिक्त राजा को जो दूसरे राजा के कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए, मतलब एक राजनीति जो होता है उसमें एक राजा को दूसरे राजा के साथ राजनीतिक संबंध बनाना चाहिए तथा राजदूतों का आदान प्रदान करना चाहिए। राजा को अपने दूत दूसरे राजा के यहाँ भेजना चाहिए और दूसरे राजा को भी उसके यहाँ भेजना चाहिए। जो राजा हार जाता है, पराजित राजा के साथ ही सहदयता का व्यवहार करना चाहिए, क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दया के साथ दूसरे राजा के साथ संबंध बनाना चाहिए। ये नहीं कि उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दे। अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका का वर्गीकरण। तो देखिए, कौटिल्य के विवाद के स्वरूप के आधार पर न्यायपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है दीवानी अथवा धर्म स्थलीय, या फिर व्यवहार न्यायालय के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा है फौजदारी, जिसे हम कष्टक शोधन न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो दीवानी और फौजदारी मुख्य रूप से चलता है। तो दीवानी अथवा जो धर्म स्थलीय है, या फिर व्यवहार न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय को भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो धर्म स्थलीय न्यायालय वह न्यायालय है जो नागरिकों के परस्पर व्यवहार से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करता है। अपने आसपास अपने लोगों के बीच में जब कोई झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी में, गांव में, राज्य में, उससे आप इस दीवानी पे यूज कर सकते हैं। इस तरह के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति का विवाद होता है, संपत्ति का, उत्तराधिकार का, विवाह का, ऋण का, धरोहर का, साझेदारी आदि का विवाद आता रहता है। इसे हम दीवानी के रूप में जानते हैं। महत्व इसका क्या है, देखिए, मनु पहले विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत करके एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया था। मनु के महत्व एवं योगदान का वर्णन निम्नलिखित रूपों से किया जा सकता है। जैसे कि पहला है राजा की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। मनु ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करके राजतंत्र को जन्म दिया, परंतु कभी-कभी उसने राजतंत्र को निरंकुश समझ लिया। मनु ने राजा पर धर्म एवं रीति-रिवाज का बंधन लगाया। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि राजा जनता के प्रति अपने देवीय उत्तरदायित्व को समझे और धर्म के अनुसार आचरण करे। दूसरा है विधि दंड एवं न्याय व्यवस्था के जनक। तो मनु प्रथम विचारक थे जिन्होंने विधि दंड एवं न्याय के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया।
मनुस्मृति इस संबंध में आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है। वर्तमान समय में भी उसमें नियमों एवं दिशा निर्देश को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार। मनु ने मंडल सिद्धांत एवं 60 गुण नीति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनु ने राष्ट्रवादिता एवं अंतरराष्ट्रीयता के मध्य एक बहुत बड़ा सुंदर समन्वय स्थापित मतलब बैलेंस बनाने के लिए वर्तमान समय में तनाव शीत विश्व का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार के बारे में जान सकते हैं। चौथा पॉइंट है पार्थवादिता, व्यवहारिकता एवं नैतिकता से युक्त विचारधारा। मनु का चिंतन स्वप्न लोकीय आदर्शवाद न होकर व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित था। मतलब कि वो सपनों की दुनिया में नहीं चलते थे और सोच सोच के नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो हकीकत में जो मानव के साथ व्यवहार किया जाए वो हमारे धर्म और वेदों के अनुसार किया जाना चाहिए। व्यवहारिक नैतिकतावादी चिंतन के तरह वो जाने जाते थे, इसलिए पार्थवादिता इसे कहा जाता है।